हेलो एवरीवन, मैं भूपेंद्र। इकोनॉमी के आज के लेक्चर में हम चर्चा करने वाले हैं आसियान अंतर्राष्ट्रीय संगठन में। ये हमारा चौथा वीडियो है। इससे पहले हमने जो 3 संगठन पढ़े हैं जिसमें वर्ल्ड बैंक और IMF, देन उसके बाद में हमने ADB के बारे में चर्चा करी। ये जो तीनों संगठन थे उन तीनों संगठन से आसियान काफ़ी भिन्न है। ये किस प्रकार से भिन्न है? तो इसमें एक मोटा रूप ये कि ये जितने भी संस्थान, इससे पहले जब हमने चर्चा करी थी तो ये खासकर लोन देते हैं और वित्तीय समावेशन को बढ़ाते हैं, और खासकर सीधा समझे तो लोन देने की बात करते हैं, या यूं कहें तो एक प्रकार के बैंक है। जबकि आसियान कोई एक प्रकार का बैंक नहीं है। अब आसियान क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, आज के वीडियो लेक्चर में हम इसी के बारे में जानने वाले हैं। तो इसको हम 2 पार्ट के रूप में पढ़ने वाले हैं। पार्ट फर्स्ट में हम सिर्फ चर्चा करेंगे आसियान क्या है, इसके उद्देश्य, कार्य वगैरह। नेक्स्ट पार्ट में हम आसियान और भारत के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर उससे पहले हमें एक्ट ईस्ट और लुक ईस्ट नीति के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड देखना पड़ेगा। इसके लिए फिर मैंने इसे 2 पार्ट में बनाया है। चलिए तो शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर आज के वीडियो लेक्चर में कि आसियान क्या है। आसियान समझने से पहले आप एक चीज जो है वो मैं समझाना चाहता हूँ, वो ये कि जिस प्रकार की जो संगठन है, जैसे कि लाइक डेटा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये SCO है और शायद आपने इसका नाम सुना होगा, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। देन इसके अलावा जैसे कि सार्क हो गया, ब्रिक्स हो गया, या एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, यहाँ पर अगर हम बात करें आसियान ही आएगा। ओके, ये एक अलग प्रकार का हो जाएगा। तो यहाँ पर कुल मिला के जो मैं समझाना चाहता हूँ वो ये कि जैसे सार्क है, SCO है, ब्रिक्स है, ये किसी प्रकार के बैंक नहीं होते हैं, ये एक प्रकार के संगठन होते हैं। और जो भी संगठन, जैसे आसियान भी इसी प्रकार का है, इन सब में कॉमन फैक्टर होता है कि ये क्या होते हैं, क्षेत्रीय संगठन होते हैं। तो इनके बारे में जो 3 बातें हैं वो याद रखें, और ये 3 बातें हर प्रकार के क्षेत्रीय संगठन में लागू होती है। यानी कि वो संगठन क्यों बनता है, इसके पीछे 3 बातें खासकर हैं। इसमें पहला है कि क्षेत्रीय संगठन होते हैं, यानी कि जैसे UNO नेशनल लेवल का, इंटरनेशनल लेवल या वर्ल्ड लेवल पर फैला हुआ UNO, वैसे संगठन नहीं होते। सार्क है सिर्फ 7 देशों का समूह है, ब्रिक्स 5 देशों का समूह है, ये भी जो शंघाई या चीन से जुड़े हुए हैं उन देशों का समूह है। तो ये क्या होते हैं? पहली बात तो क्षेत्रीय संगठन होते हैं। दूसरा, सामाजिक, आर्थिक और व्यापारिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु बनाए जाते हैं। यानी कि इस संगठन में जो भी देश होते हैं वे देश आपस में मिलकर उनके सामाजिक मुद्दे या जो अर्थव्यवस्था है उसको सुचारू रूप से चलाने, और खासकर जो ट्रेड है इसको बढ़ाने के लिए ये क्या बनाते हैं, संगठन बनाते हैं। ओके, तीसरा यहाँ पर ये कि शांतिम सद्भाव बनाए रखना। खासकर जैसे कि ये संगठन है, SC हो गया, सार्क है, ब्रिक्स है, इन संगठन में अगर इस संगठन के जो सदस्य देश हैं उन देशों के मध्य में कोई भी मतभेद होता है तो ये संगठन एक अच्छी खासी जगह बन जाते हैं जो उनके क्या करते हैं, मतभेद सुलझा देते हैं। तो कुल मिला के मैं आपको आसियान पढ़ाऊं उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि खासकर जितने भी संगठन जो बनने वाले हैं, जो बैंक नहीं है, जो क्या है, क्षेत्रीय संगठन है, उनका मेन उद्देश्य क्या, सामाजिक, आर्थिक, व्यापारिक उद्देश्य पूर्ति, शांति, सद्भाव बनाए रखना, व्यापार बढ़ाना, यही कॉमन फैक्टर होता है। और आगे जब हम इस वीडियो में देखेंगे तो यही कॉमन चीजें आपको बार बार रिपीट देखने को भी मिलेगी। चलिए तो आते हैं हम आसियान पर। आसियान क्या है? तो सबसे पहले अगर आसियान के बारे में प्रश्न किया जाए तो आसियान का फुल फॉर्म हमें देखना होगा। तो यहाँ पर इसका फुल फॉर्म होगा एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेटवर्क्स। यानी कि अगर इसे हिंदी में कहा जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का ये समूह है। यानी कि अगर आप मैप में भी जाएंगे तो आगे मैं आपको बताता हूँ मैप में किस जगह की कंट्री है, लेकिन इसका फुल फॉर्म क्या है वो जरूर याद रखना है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। अगर इसके बारे में एक सामान्य सी जानकारी रखी जाए आसियान के बारे में एज ए 3 मार्कर, तो ये होगी कि दक्षिण पूर्व एशिया देशों का संगठन एक क्षेत्रीय संगठन है। तो यहाँ पर कुल मिला के इसका हिंदी में नाम क्या हो गया, दक्षिण पूर्व एशिया देशों का संगठन। ये क्या है, क्षेत्रीय संगठन। और मैंने अभी आपको बताया कि ऐसे संगठन सारे क्या होते हैं, क्षेत्रीय होते हैं, जो एशिया प्रशांत के उपनिवेशी राष्ट्रों के बढ़ते तनाव के बीच में राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था। तो ये काफी पहले स्थापित किया गया था, 1967 में स्थापित किया गया था। तो ये आसियान जब स्थापित किया गया 1967 में, ओके, तो यहाँ पर ये
कि तब उस दौरान जो सदस्य देश थे उन देशों के बीच में जो मतभेद बन रहे थे उन मतभेद को सुलझाने के लिए बनाया गया था। बाद में संगठन बड़ा भी हुआ, लेकिन ये एक सामान्य सी जानकारी इसके बारे में कि आसियान क्या है और ईयर क्या है इसका 1967, ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब मैं आपको मैप के थ्रू समझाऊं तो अगर हम ग्लोब में जाते हैं या मैप में जाते हैं तो इधर वाला जो हिस्सा है यहाँ की अगर हम बात करें तो ये वाला हिस्सा पूरा का पूरा कहलाता है यहाँ का पूर्व वाला हिस्सा। ठीक है, अगर हम इसकी चर्चा करें तो ये वाला हिस्सा क्या है, पूर्व का है। लेकिन अगर बात करें दक्षिण पूर्व तो फिर हिस्सा ये वाला हो जाता है दक्षिण पूर्व का। यानी कि कुल मिला के इस हिस्से में जो भी देश आएंगे उन देशों का समूह क्या कहलाएगा, आसियान यहाँ पर कहलाने वाला। अब यहाँ पर मैंने इसको डिनोट तो कर दिया है। अब देश कौन कौन से आने वाले इसमें, तो इसमें हम यहाँ पर देख लेते हैं कि इसमें देश कौन कौन से शामिल हैं। तो इसमें जो देश शामिल है वो ये रहे, जिसमें लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, कंबोडिया, वियतनाम, फिलीपींस, ब्रुनई और इंडोनेशिया। कुल 10 कंट्री हैं और 10 कंट्री मिलकर ही क्या बनाते हैं, आसियान संगठन बनाते हैं। शुरुआत में 5 थे लेकिन बाद में इनकी संख्या कितनी हो गई, 10 हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर ये जितने भी 10 देश हैं इनके नाम आपको जरूर याद रखने पड़ेंगे, रटने की जरूरत नहीं है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जितने भी देश थे वो सारे के सारे देश इसमें शामिल हो गए। तो अगर आपका मैपिंग बहुत अच्छा होगा वर्ल्ड लेवल पर तो फिर आपको ये संगठन के जो सदस्य हैं इनके नाम रटने की कोई जरूरत नहीं रह जाएगी। ओके, तो आई होप यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि इसमें कौन कौन से देश शामिल है। और अगर मैप के थ्रू लोकेशन की बात करें तो मैप में इसकी क्या लोकेशन है। अब इसकी हम बात करें तो इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, तो मुख्यालय इसका जो इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में इसका मुख्यालय है। तो ये आप जरूर याद रखें कि जो जकार्ता है इंडोनेशिया का एक शहर, हालांकि इंडोनेशिया की राजधानी भी है जकार्ता, लेकिन अब जो है इसकी कालीमंतन नई राजधानी बनने वाली, फिलहाल के लिए तो यही है। तो जकार्ता में ही जो आसियान है इसका क्या है, मुख्यालय है। और स्थापना कब हुई थी, 1967 में। चलिए, तो आई होप यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा सामान्य से जानकारी जो आसियान के बारे में हमें होनी चाहिए। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा आसियान की उत्पत्ति के बारे में देखते हैं। उत्पत्ति यानी कि ये तो हमने बता दिया है कि इसमें स्थापना कब हुई, इसका मुख्यालय कहाँ पर, इतने मेंबर है, लेकिन ये बना कैसे, तो उसके बारे में हम यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो इसकी जो स्थापना रखी गई वो कब रखी गई, 1967 में इसकी उत्पत्ति यानी कि स्थापना हुई। अगर इसमें देखा जाए तो इसके लिए 1967 में आसियान घोषणा पत्र यानी कि बैंकॉक घोषणा पत्र के नाम से घोषणा पत्र जारी हुआ। अब यहाँ पर ये कि जब ये घोषणा पत्र जारी हुआ तो इसको घोषणा पत्र जारी करने में कितने देश शामिल थे, तो यहाँ पर खासकर जैसे कि वर्ल्ड बैंक और IMF के भी जैसे फाउंडिंग मेंबर थे, वैसे आसियान के भी फाउंडिंग मेंबर हैं। तो इसके शुरुआती फाउंडिंग मेंबर थे 5। अब वो कौन कौन से थे, तो इन फाउंडिंग मेंबर में एक तो सबसे पहले इंडोनेशिया, देन उसके बाद मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। ये शुरुआती क्या थे, जो आसियान था उसके फाउंडिंग मेंबर थे। तो अभी मैंने आपको बताया है कि अभी इसके टोटल मेंबर कितने हो गए, 10 हो गए। यानी कि बाद में 5 तो शुरुआती थे और 5 और बाद में जुड़े हैं। तो ये कब कब जुड़े हैं इनके बारे में हमें देखना रहेगा। तो इसका घोषणा पत्र याद रखिएगा, बैंकॉक घोषणा पत्र, बैंकॉक किसकी राजधानी, थाईलैंड की। अब यहाँ पर 1990 के दशक में, 90 के दशक से मतलब है 1980 से लगाकर जो 90 का सन है वो, और उसके बाद की भी आगे हम बात करें तो इसमें शीत युद्ध 1991 में समाप्त हो चुका था। ठीक है, शीत युद्ध जो अमेरिका और रूस के बीच में चल रहा था, और 1991 में सोवियत संघ भी बिखर चुका था। देन इसके अलावा वियतनाम युद्ध भी समाप्त हो गया था। तो फिर बहुत सारे देशों ने इसमें जो इंटरेस्ट लिया आसियान में और इसमें भागीदारी ली। तो इसमें कौन कौन से देश हैं में, तो एक एक करके देखते हैं। 1984 में ब्रुनई इसमें शामिल हुआ। ये सारे देश जो दक्षिण पूर्वी एशिया का हिस्सा है वहीं पर है। उसके बाद में 1995 में वियतनाम शामिल हो गया इसमें। देन लाओस 1997 में, और म्यांमार भी 1997 में शामिल हुआ। एंड लास्ट में इसमें शामिल हुआ कंबोडिया। इसके अलावा आसियान में जो फिक्स्ड मेंबर होते हैं 10, इन 10 के अलावा अभी तक यानी कि अगर कहेंगे 21 साल हो चुके हैं, कोई भी नया मेंबर नहीं जुड़ा है। और नहीं जुड़ना स्वाभाविक भी है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी दक्षिण पूर्वी एशिया के जो देश आते हैं वो पूरे हो चुके हैं इसमें।
कोई देश बचा ही नहीं है। तो यहाँ पर 5 मैंने आपको पहले बताया और 5 ये टोटल कितने इसमें मेंबर हो गए, 10 मेंबर हो गए। और ये कब कब जुड़े, इनके वर्षों की भी मैंने आपसे चर्चा यहाँ पर करी है। अब आगे हम यहाँ पर देखिए उद्देश्य। तो हर चीज का एक उद्देश्य होता है, जैसे कि आपके जीवन में भी उद्देश्य है एमपीपीएससी फाइट करना या पीसीएस या यूपीएससी फाइट करना, वैसे ही हर चीज का अपना एक मोटिव होता है। तो आसियान का मोटिव क्या है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक एक करके हम मोटिव को समझेंगे। तो सबसे पहला मोटिव क्या है, तो देखिए मैंने आपको शुरुआत में, इस वीडियो की शुरुआत में जो 3 बातें बताई थी, उन्हीं 3 ही बातों के आसपास इनके मोटिव घूमेंगे और लगभग सभी के मोटिव सेम होते हैं। तो यहाँ पर रटने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है। जब आप समझ जाएंगे इन संगठनों के उद्देश्य तो फिर आसानी से आप चाहे कोई सा भी क्यों ना आए, आप आसानी से लिख पाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, दक्षिण पूर्वी एशिया देशों के समृद्ध और शांतिपूर्ण समुदाय के लिए आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास में तेजी लाना। तो एक कॉमन फैक्टर आप देख रहे होंगे कि एक तो अर्थ यानी पैसों की बात है, दूसरा सामाजिक प्रगति यानी समाज की, और तीसरा संस्कृति का विकास। यानी कि अगर कहा जाए तो ये जितने भी 10 देश हैं, इन 10 देशों की इकोनॉमी भी अच्छे से ग्रो करनी चाहिए। तो यहाँ पर आसियान के सभी 10 देश मिलकर मदद करेंगे एक दूसरे की। दूसरा यहाँ पर सामाजिक प्रगति यानी कि महिलाओं की स्थिति अच्छी होनी चाहिए, बच्चों की स्थिति अच्छी होनी चाहिए, और इसके अलावा जो आयु प्रत्याशा है वो भी बढ़नी चाहिए। देन इसके अलावा सांस्कृतिक विकास यानी कि इन देशों में संस्कृति बहुत अच्छे तरीके से फली फूली है, लाइक दैट थाईलैंड हो गया या वियतनाम हो गया। तो इन देशों में संस्कृति का बचाव भी करना और संस्कृति का आदान प्रदान भी करना। तो अब इनमें मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको अलग से कुछ समझाने की चीजें। आर्थिक विकास यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सामाजिक यानी कि वही जो भी मैंने आपको बता दिया, तीसरा क्या है संस्कृति का। तो ये इसका क्या था, पहला मोटिव किसका, आसियान का। अब आगे हम यहाँ पर देखें तो दूसरा ये है कि न्याय और कानून के शासन के लिए सम्मान तथा संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों के पालन के माध्यम से क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को बढ़ावा देना। अब यहाँ पर ये है सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आप समझिए, वो ये कि कुल मिला के ये जितने भी देश यहाँ पर आ रहे हैं, जैसे कि अभी हम वापस से बताएं, जैसे म्यांमार हो गया, थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, और यहाँ पर कुछ देश और बच रहे जैसे कि ब्रुनेई वगैरह। अब इन देशों में आप कभी सुनेंगे कि इन देशों के मध्य कभी भी सीमा विवाद नहीं होता है। चाइना तो जो है वो अपनी हर जगह टांग अड़ाता है, लेकिन कभी इन्हीं देशों के मध्य में कोई सीमा विवाद आपने नहीं सुना होगा। जो अगर आप देखेंगे तो इंडोनेशिया तो लगभग यहाँ से लगाकर बहुत अच्छे तरीके से यहाँ तक फैला हुआ है, लेकिन कभी भी आप नहीं सुनेंगे कि यहाँ पर सीमा विवाद हुआ इन देशों के मध्य। तो यानी कि इन सभी 10 देशों के मध्य क्या है, शांति स्थिरता बनी हुई है। दूसरा है कि यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है, चार्टर जो यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी 1945 में, तो इसका बकायदा चार्टर बना हुआ है जिसमें 111 आर्टिकल भी हैं। तो इस चार्टर में यही कि देशों के मध्य शांति समन्वय होना चाहिए, आपसी प्रेम सद्भाव, यही कुछ कीवर्ड के साथ में हर एक चार्टर बनता है। तो यहाँ पर यही कि क्या है, दूसरा उद्देश्य इन देशों के मध्य में क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को बढ़ावा देना और साथ ही यूनाइटेड नेशन चार्टर के सिद्धांतों का पालन करना। तीसरा यहाँ पर है, तो यहाँ पर तीसरा आएगा आपका आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीक, वैज्ञानिक और प्रशासनिक क्षेत्रों में सामान्य हित के मामलों पर सक्रिय सहयोग और पारस्परिक सहायता को बढ़ावा देना। अब देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, कीवर्ड बार बार रिपीट होंगे। आर्थिक यानी कि देशों के मध्य पैसे के लेकर या इकोनॉमी को लेकर अच्छे समझौता होना चाहिए, लाइक दैट व्यापार। सामाजिक यानी कि अगर कोई देश इन 10 देशों में से जो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इन 10 देशों में से कोई महिलाओं की योजना चलाता है, दूसरा देश उसे सहायता कर सकता है। संस्कृति, तो इन देशों में जैसे कि खासकर जो थाईलैंड है वहाँ पर राम का ज़्यादा देखने को मिलता है, कंबोडिया में भी आपको विष्णु मंदिर पता होगा, सुनने में आता है। तो संस्कृति को बचाए रखना। तकनीकी, तो आपको पता होगा कि ये देश बहुत अच्छे तरीके से डेवलप्ड है और यहाँ पर टेक्नोलॉजी या जो विज्ञान के मामले में या प्रशासन के जो भी अगर इनके मध्य कुछ होता है तो एक दूसरे का सक्रिय सहयोग करेंगे ये, और पारस्परिक सहायता यानी कि एक दूसरे क्या करेंगे, मदद करेंगे। देन इसके अलावा और अगर हम बात करें तो कृषि उद्योग का अधिक उपयोग, व्यापार विस्तार, परिवहन संचार सुविधाओं में सुधार और लोगों के जीवन स्तर में सुधार में अधिक प्रभावी ढंग से सहयोग करने के लिए। तो वही वाली बात आ रही फिर से कि यही कॉमन चीज कि व्यापार विस्तार हो गया, परिवहन इन देशों के बीच अच्छा होना चाहिए, संचार सुविधाएं देशों के मध्य अच्छी होनी चाहिए। तो इनको अच्छे तरीके से लागू करना और यही इसके उद्देश्य होते हैं। अगर यही उद्देश्य
आप ब्रिक्स के लिए भी लिखेंगे, सार्क के लिए भी लिखेंगे, गारंटी है कि बकायदा ये सारे सारे वहां पर काम करें, क्योंकि क्षेत्रीय संगठन के उद्देश्य लगभग सेम ही होते हैं। और यहाँ पर किसी पर्टिकुलर कंट्री का नाम तो लिया नहीं है। उसी हिसाब से आगे हम अगर यहाँ पर देखें तो दक्षिण पूर्वी एशियाई अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए, तो यहाँ पर दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में अध्ययन किस प्रकार से बढ़ाना, तो आपको स्क्रीन पे जो इमेज दिख रही है ये कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर है। अंकोर वाट दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है, और अगर आप देखेंगे तो जो कंबोडिया है उसके राष्ट्रीय ध्वज पे भी इस मंदिर का यहाँ पर लोगो मिलता है। अंकोर वाट जो है एक विष्णु मंदिर है। तो कुल मिला के इन देशों में अगर ऐसी कोई पुरानी पुरातात्विक चीजें हैं, या तो इसमें यह है कि दुनिया भर का ध्यान केंद्रित करना आसियान कंट्री में, वो आए पर्यटन का बढ़ावा दे, जैसे सिंगापुर हो गया है, ये ऐसे देश। या इसके अलावा हम बात करें जैसे कि ये इंडोनेशिया के तटीय क्षेत्र हैं। ओके, तो यहाँ पर इंडोनेशिया में लगभग 5000 से ज्यादा द्वीप है। तो उन द्वीपों पर क्या करना, पर्यटन को बढ़ावा देना, लोग वहां पर आए, समुद्री अध्ययन करें, वैज्ञानिक अध्ययन करें, पर्यटन भी बढ़े, सारी चीजें। या अगर हम यूं देखें तो जो थाईलैंड है, थाईलैंड में आज भी रामलीला होती है बकायदा। तो इस रामलीला को क्या करना है, इंटरनेशनल लेवल पर बढ़ावा देना बकायदा। और यहाँ पर एक चीज और बता दूं कि जो थाईलैंड होता है, थाईलैंड के राजा को राम की उपाधि दी जाती है। तो यहाँ पर थाईलैंड में भी बकायदा बहुत अच्छे तरीके से रामलीला प्रचलित है। तो ऐसे ही इनकी जो खास विशेषताएं हैं, संस्कृति, सभ्यता, इनके बारे में क्या करना, दुनिया भर को परिचित कराना, उनको इससे अध्ययन करवाना। ओके, देन इसके बाद में अगर हम बात करें तो मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के साथ घनिष्ठ और लाभप्रद सहयोग बनाए रखना। तो जो आसियान है, आसियान का एक मोटो ये भी निकलता है कि अगर दुनिया भर के जो देश है उन देशों के साथ में आसियान सीधे समिट करता है, अकेले नहीं करता है। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो ये 16 आसियान इंडिया समिट, तो यहाँ पर इंडिया और आसियान दोनों को फायदा है कि इंडिया को अलग अलग ट्रेड के लिए इन सभी 10 देशों के मुखिया के पास नहीं जाना पड़ेगा। अगर ये आसियान के साथ ही अपना को समझौता करता है तो समझौता पूरा का पूरा ये जो 10 देश है, इन्हीं 10 देशों के साथ क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। ये बिल्कुल वैसा है जैसे यूरोपियन यूनियन होता है, यूरोपियन यूनियन में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चलता है, वैसे ही आसियान देशों के मध्य भी फ्री ट्रेड यानी कि जो मुक्त व्यापार संगठन है वो भी चलता है। और इसके लिए बकायदा इंडिया और आसियान के बीच में संबंध बहुत अच्छे हैं, और आसियान इंडिया प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी, और ये तो हालांकि 25 ईयर का इनकी पार्टनरशिप थी। तो भारत आसियान के साथ कब से पार्टनरशिप में है, ये तो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में चर्चा करेंगे। तो आई होप आपको जो उद्देश्य है वो उद्देश्य यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। अब आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पर और बात करते हैं इसके संस्था तंत्र की। संस्था यानी कि यह किस प्रकार से अपना पूरा प्रशासन चलाता है। तो इसके संस्था तंत्र में कुछ प्रमुख संस्थाएं हैं, जैसे कि आसियान शिखर सम्मेलन। इस संस्था का प्रमुख कार्य क्या है कि जब भी आसियान का कहीं पर सम्मेलन हो तो सम्मेलन को कराने की जिम्मेदारी इसी की होती है। देन इसके अलावा आसियान मंत्रालय परिषद, तो यहाँ पर कुछ 4 देशों या 4 सदस्यों की मिलकर आसियान मंत्रालय परिषद है, जो अगर विभिन्न देशों के मध्य जो मंत्रियों की बैठक होती है उनके लिए पूरी तरीके से यह जिम्मेदार होता है। उसके बाद आसियान समन्वय परिषद, तो ये तो शिखर सम्मेलन का आयोजन करवा देता है, लेकिन इसके अलावा उन देशों के मध्य में समन्वय या उनके बीच में क्या समझौते होने क्या नहीं होने हैं, वो सारी बातें आसियान समन्वय परिषद के ऊपर छोड़ दी जाती है, और यह तय करता है कि किस प्रकार से कन्वेंस देशों को किया जाए। देन उसके बाद आसियान राजनीतिक सुरक्षा समुदाय परिषद, तो अगर इन देशों के मध्य में कोई भी राजनीतिक मतभेद होता है तो उसकी सुरक्षा के लिए बकायदा ये बना हुआ है। देन उसके अलावा आसियान आर्थिक समुदाय परिषद, यानी कि अगर इन्हीं 10 देशों में से किसी की इकोनॉमी डगमगाती है तो उसके लिए ये बना हुआ है। देन इसके अलावा आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय परिषद, तो यहाँ पर वही समाज और संस्कृति की रक्षा, देशों के मध्य समन्वय बनाने के लिए ये है। तो ये एक्चुअल में कोई उद्देश्य नहीं है, ये क्या है, परिषद है। ओके, इस बात का आप खास ध्यान रखें यहाँ पर कि ये जितने भी क्या है सारी परिषद है, यानी कि एक संगठन यानी कि छोटी छोटी संस्थाएं हैं जो आसियान के लिए क्या करती है, कार्य करती है। तो यहाँ पर ये तो नाम से क्लियर हो जाएगा किस प्रकार के काम करती है। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो ये हमने किसकी चर्चा करी थी अभी पीछे, वो था जो संस्था तंत्र है, यानी कि उसका जो अंदर का पूरा प्रशासन है वो कैसा चलता है।
अब यहाँ पर नेक्स्ट है आसियान के नेतृत्व वाले मंच। नेतृत्व वाले मंच यानी कि आसियान तो ही सही, इसके अलावा आसियान ने कुछ और के साथ में सहयोग करके अपना संगठन बना रखा है। जैसे कि सबसे पहला है आसियान क्षेत्रीय मंच। आसियान अलग है और आसियान क्षेत्रीय मंच अलग है, इस बात का आप खास ध्यान रखें। अब ये क्या है, तो ये 1993 में बना था और इसमें कुल 27 सदस्य हैं, यानी कि 10 तो आसियान के है ही सही, अदर देन 17 कंट्री और इसमें शामिल है। और अब यहाँ पर जो टर्म्स हैं वो पढ़ लेते हैं कि बहुपक्षीय समूह क्षेत्रीय विश्वास निर्माण और निवारक कूटनीति में योगदान करने के लिए राजनीतिक और सुरक्षा मुद्दों पर सहयोग हेतु विकसित किया गया। हो सकता है बड़े भारी भरकम आपको शब्द लगे, लेकिन एक बात याद रखें कि आपको आंसर राइटिंग में ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करना है। बहुपक्षीय समूह क्षेत्रीय विश्वास निर्माण यानी कि अलग अलग पक्ष के उसमें देश है, उस समूह के बीच में क्या करना, विश्वास का निर्माण करना। निवारक कूटनीति यानी कि देशों की राजनीति में अगर कोई अच्छे से कार्य नहीं चल रहा है तो इस प्रकार के हम कहें कि यहाँ पर नियम बनाया जाए या कूटनीति बनाया जाए जिससे मामले सुलझ जाए, उसे कहेंगे निवारक कूटनीति में योगदान करने के लिए राजनीतिक सुरक्षा और सुरक्षा मुद्दों पर सहयोग हेतु विकसित किया गया था। तो कुल मिला के बात वही घूम फिर के आती है कि जो मैंने शुरुआती 3 पॉइंट बताया उन्हीं 3 पॉइंट पर बात आती है, लेकिन आपको लिखने के लिए थोड़े से जो कीवर्ड है ये आपको यहाँ पर सीखने रहेंगे। नेक्स्ट हम बात करें, दूसरा है ASEAN+3। तो ये आसियान के से रिलेटेड दूसरा मंच है। ASEAN+3 यानी कि नाम से क्लियर है कि इसमें आसियान और आसियान के साथ में 3 देशों का सहयोग है। वो 3 देश कौन कौन से हैं, तो वो है चाइना, जापान और साउथ कोरिया। तो ASEAN+3 की भी अपनी अलग से मीटिंग होती है, आसियान क्षेत्रीय मंच की अलग से मीटिंग होती है, आसियान की अलग होती है। तो ये आप न्यूज़ से अपडेट रहेंगे तो इनके बारे में आपको और अच्छे से जानकारी मिलती रहेगी। फिलहाल के लिए आप यहाँ पर ये जो डेटा है इसको अच्छे से याद रखें। देन इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण अगर हम बात करें मंच की तो वो है पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन। अब इसमें नाम से क्लियर हो रहा कि आसियान कहाँ पर है, आसियान तो दक्षिण पूर्व में है, लेकिन जब पूर्वी एशिया की बात करेंगे तो उसमें स्वाभाविक सी बात है बहुत सारी कंट्री आ जाएगी। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन 2005 में पूरा बनाया गया और इसमें आसियान के साथ में कुल ये कंट्री शामिल है। अब ये कौन कौन सी कंट्री शामिल है इसमें आसियान के साथ में, तो इन कंट्री में आता है इंडिया, चाइना, USA, जापान, न्यूजीलैंड, रशिया और साउथ कोरिया एंड लास्ट ऑस्ट्रेलिया। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि हालांकि इसमें नाम भले ही इसका पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन हो, लेकिन जैसे कि इंडिया, चाइना और जापान वगैरह है तो ऐसा दिशा को देख के ना चले। ये बनाया तो शुरुआती पूर्वी देशों के लिए बनाया गया था, लेकिन बाद में से बहुत सारे देश शामिल हो गए, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड पास में है और रशिया भी इसमें शामिल हो गया। हालांकि साउथ कोरिया, जापान, साउथ कोरिया, देन इसके अलावा चाइना तो पहले से इसमें शामिल थे। किसमें, ASEAN+3 में। तो अब यहाँ पर क्या है, तो पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन जो मंच है उसमें आसियान के 10 मेंबर कंट्री हैं और ये कितने हो गए, 8 मेंबर कंट्री। तो ये जो पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन है इसमें टोटल कितने मेंबर है, 18। तो जो अलग अलग यहाँ पर ये इसके मंच हैं इनका आप जरूर ध्यान रखें कि सम्मेलन एक्चुअल में किसका होता है। अगर पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन होगा तो इसमें 18 मेंबर होंगे, ओके। इसके अलावा ASEAN+3 होगा तो उसमें कितने मेंबर होंगे, तो उसमें 13 मेंबर यहाँ पर हो जाएंगे। तो जब भी आप न्यूज से अपडेट रहें तो इस बात का आप खास ध्यान रखें कि ये मंच कौन कौन से हैं। तो आई होप आपको यहाँ पर चीजें अच्छे से क्लियर हुई होगी। अब बात करें शक्तियां और अवसर की, तो जो आसियान है, आसियान के पास क्या शक्तियां हैं और क्या अवसर है, इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो अगर ये माना जाए कि आसियान एक देश है, अगर इसको हम मान लें, तो अगर इस स्थिति को देखा जाए फिर कि आसियान यानी कि 10 देश मिलकर अगर कोई एक ही देश होते तो फिर इसकी स्थिति कैसी होती। तो इसकी स्थिति कुछ इस प्रकार से होती कि आसियान दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी जनसंख्या को समाहित करता है। यानी कि अगर हम अभी देखें तो अभी तो दूसरा देश है यहाँ पर USA है, लेकिन अगर हम यहाँ पर ये चर्चा करें कि आसियान अगर एक ऐसा देश होता, ओके, तो यहाँ पर क्या होता, फिर ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश होता। देन इसके अलावा इस जनसंख्या में से तो आधी तो क्या है, पूरी की पूरी युवा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इससे एक आइडिया हो जाएगा कि आसियान की शक्तियाँ कितनी जोरदार हैं। देन इसके अलावा दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार है। तो आसियान क्या है, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार है, यानी कि यहाँ से दुनिया भर में जो माल है
वो सप्लाई होता है बाकायदा, और यहाँ पर माल आता भी है। तो फिलहाल जैसे कि दुनिया के लिए सबसे बड़े बाजार कौन कौन से हैं, तो यूएसए और यूरोपियन यूनियन है। उसके बाद तीसरा नंबर पर अगर आसियान को जोड़ा जाए तो वो कौन सा हो जाएगा आपका तीसरा सबसे बड़ा बाजार। देन इसके अलावा एशिया की तीसरी और विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। तो आसियान क्या है यहाँ पर, हालांकि एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, तो आसियान पूरा है 10 देशों को मिलकर तब जाके हो रहा है, और छठी बड़ी अर्थव्यवस्था भी तब जाके हो रहा है, वरना छठी बड़ी अर्थव्यवस्था तो कौन सी है, फ्रांस हो जाएगी यहाँ पर। तो ये इसकी शक्तियाँ हैं, ये इसको आप जरूर याद रखें। देन इसके अलावा अगर हम बात करें तो वैश्विक स्तर पर चौथा सबसे लोकप्रिय निवेश का लक्ष्य है, यानी कि आसियान जो देश है यहाँ पर दुनिया भर के निवेशक बड़े जोर शोर से आते हैं, क्योंकि इन देशों में शांति है, सद्भाव है, प्रेम है, तो यहाँ पर राजनीतिक स्थिरता भी होती है, ज़्यादा कोई आतंक वाली स्थिति नहीं होती, तो निवेशक यहाँ पर भरोसेमंद रहते हैं, अपना निवेश करते हैं। ओके, देन इसके अलावा अगर हम और चर्चा करें यहाँ पर एज ए ग्राफ के थ्रू मैं आपको समझाऊं, तो वैश्विक निर्यात में भी इसकी क्या बड़ी है हिस्सेदारी। तो यहाँ पर इसी के साथ हम इस वीडियो का अंत करेंगे। तो वैश्विक निर्यात में इसकी हिस्सेदारी जहां पर 1967 में मात्र 2% थी, 2016 में बढ़कर कितनी हो गई 7%। तो भारत की तो 1.6 ही है वैश्विक निर्यात में हिस्सेदारी, और वहीं पर आसियान की कितनी है 7%। यानी कि ये जो मैंने कुछ बातें बताई आपको, खासकर 5 पॉइंट, इन 5 पॉइंट से आइडिया होता है कि जो आसियान है वो बहुत पावरफुल है और इसके पास बहुत ज़्यादा अवसर भी है। हाँ, एक जानकारी और दे दूं मैं आपको कि इसका जो अध्यक्ष है वो कौन होता है। तो इसमें अध्यक्ष देश होता है, कोई पर्टिकुलर शख्स नहीं होता है। और इसमें अध्यक्ष देश कैसे होते हैं, तो इसमें जो 10 कंट्री हैं उनके जो अल्फ़ाबेट सीरीज A to Z में जिनके नाम आते जाएंगे वो बनेगा। जैसे कि 2020 के लिए जो कंट्री यहाँ पर अध्यक्ष है वो है वियतनाम। तो यहाँ पर इससे पहले कौन था, थाईलैंड था, तो TUV ऐसा नाम आता जाएगा। अब V के बाद में अगर फिर से Z तक चले जाएंगे, Z के बाद में फिर ABCD, और जो भी देश आते जाएंगे वो हर एक साल के लिए इसमें क्या बनते हैं, अध्यक्ष इसका बनते हैं। चलिए साथियों, तो आज का वीडियो यहीं पर मैं समाप्त करता हूं। देन इसके अलावा नेक्स्ट जो रहेगा उसमें हम चर्चा करेंगे भारत आसियान की। उसको मैं इसमें इसलिए शामिल नहीं कर पाया क्योंकि मुझे आपको थोड़ा एक्ट ईस्ट और लुक ईस्ट और भारत आसियान के बारे में थोड़ी डिटेल में चर्चा करनी रहेगी, इसलिए उसको यहाँ पर हमने शामिल नहीं किया है। आज का आपका प्रश्न, आसियान संगठन क्या है, इसके उद्देश्य की चर्चा करना है, और शब्द है आपके पास में 100। चलिए साथियों, तो मैं आशा करता हूं कि आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छे समझ में आया होगा, और हमेशा की तरह यहाँ पर आप अपने नोट्स बनाते रहें, प्रिपेयर करते रहें और क्वेश्चन का आंसर ज़रूर लिखते रहें। थैंक्स अ लॉट।